हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को, राधे राधे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन दा एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा परिवार धीरे धीरे 2000 हो गया है। आप लोग अपना साथ हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें और हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट और नई चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलती रहीं। अभी हमारे एक मास्टर जो हैं उनको थोड़ा सा फीवर है, कोल्ड वगैरह है। जैसे ही वो स्वस्थ हो जाएंगे तो आपकी एसएससी जीडी और जो वैकेंसी सीजीएल के हैं तो उसका जो अच्छा से अच्छा करंट अफेयर होगा वो उनके द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहिए। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीटेट में आपके जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ सिद्धांतों पे रहते हैं। 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिद्धांतों पे होते हैं और लगभग 15 क्वेश्चन ही ऐसे हो, यानी थोड़ा रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम लोग भी अगर हाफ मान के चलें तो पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं आपके सीडीपी के यानी बाल विकास के, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको वाइगॉस्की, पियाजे और अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांत पे दिए जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से सॉल्व करने पड़ते हैं। तो हम पहले उन 15 क्वेश्चन जो वाइगॉस्की, पियाजे, बंडूरा इन पे बेस्ड होंगे उनको अपने वीडियो लेक्चर्स में देखते रहेंगे और साथ में उनके अभी तक यानी सन 2011 से लेके 2022 तक की जितनी शिफ्टें हुई हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो साथ में बने रहिएगा। तो आज हमारा जो पहला सिद्धांत है वो जीन पियाजे का सिद्धांत है। आपके सामने बोर्ड पे हेडिंग भी पड़ी होगी, जीन पियाजे। ये सीटेट में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। 2022 की जितनी भी शिफ्ट थी फ्रेंड उसमें पियाजे से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने भी एक शिफ्ट का पेपर दिया था जिसमें आपके 2 क्वेश्चन आए थे। वो क्वेश्चन कौन से थे वो मैं भी बताऊंगा। और जो क्वेश्चन कहीं से बनते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि किसी भी थ्योरी को पढ़ने से अच्छा है उसके की पॉइंट निकाल के अलग लिख दीजिए। पूरी थ्योरी देखो किसी की नहीं याद रह जाती है, लेकिन कुछ की पॉइंट जो होते हैं हर एक थ्योरी के, यानी चाहे पियाजे का हो, चाहे बंडूरा का हो, चाहे मैकडोगल का हो, चाहे वाइगॉस्की का हो, चाहे आपका नोम चॉम्स्की का हो, किसी का भी सिद्धांत हो तो उसमें कोई ना कोई की पॉइंट जरूर होते हैं। तो की पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। जो मैं आपको पॉइंट बता दूंगा क्वेश्चन मोस्टली उन्हीं से बनते हैं और आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो हेडिंग आपकी पड़ी है जीन पियाजे। जीन पियाजे का जो मतलब जो थ्योरी फेमस है वो एक नाम से फेमस है, संज्ञानात्मक विकास। अगर आप सीटेट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपको इंग्लिश के जो टर्म्स हैं उनसे भी अवेयर होना पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश में भी लिखा है पीजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो आपको पता ही होगा, विकास। तो जीन पियाजे को देखिए इंग्लिश में पीजेट्स लिखा जाता है, इस चीज़ में आप कंफ्यूजन मत करिएगा। पियाजे अलग हैं और पीजेट्स मतलब इंग्लिश में अलग है लेकिन हिंदी में एक ही है, ठीक है। तो पियाजे का पहला सामान्य जो जानकारी है उनका सामान्य परिचय, जैसे हम लोग ऐसे वगैरह लिखते हैं ना वैसे नॉर्मली पढ़ेंगे। ऐसे में जो हम लोग जो मेन पॉइंट होते थे उन लोग क्या करते थे, अलग पेन से लिख देते थे। समझे, जो इस बोर्ड में अलग पेन से लिखा हो वो की पॉइंट हो गया आपको। तो देखिए सामान्य परिचय यानी नॉर्मल इंट्रोडक्शन में क्या कहता है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे। पहली बात ये कौन थे, मनोचिकित्सक थे यानी साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक। फिर दूसरा चीज कहाँ के आता है, कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक थे, तो स्विट्जरलैंड का। इसको आप रिलेट कर सकते हैं कैसे, देखिए जब प्याज खाते हैं तो कुछ प्याज हम लोगों को कसाला जैसा लगता है, यानी हल्का सा कह सकते हैं। कोई प्याज जो होता है, जैसे महाराष्ट्र का एक प्याज है जो हल्का सा मीठा होता है यानी स्वीट होता है, तो पियाजे जो हैं वो स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के, ठीक। फिर जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक विकास का सिद्धांत दिया। देखिए फ्रेंड, जब आप यूपी टेट या अन्य राज्य टेट की परीक्षा देंगे तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश में तो आपका सिद्धांत नहीं बदलता है, इंग्लिश में तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही रहेगा, लेकिन हिंदी में क्या होता है वो चीज़ें आपके बदलते रहते हैं। जैसे आप अगर स्किनर की बात करोगे, यूपी टेट के एक बार पेपर में पूछ जाता था नैमित्त अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो नैमित्त अनुबंधन जो सिद्धांत है वो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। इसीलिए जितने भी पियाजे के सिद्धांत के नाम हो सकते हैं मैंने सभी आपके लिख दिए हैं। तो पहला देखिए आप तो फेमस ही नाम है, ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान। दूसरा है ज्ञानात्मक विकास
और तीसरा है विकासात्मक विकास। देखिए फ्रेंड, जो आपका ज्ञान होता है उसी को हम लोग साइकोलॉजी भाषा में संज्ञान कहते हैं, और चूंकि इनका जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास है, यानी संज्ञान मतलब बुद्धि के विकास से संबंधित है, इसीलिए इसको हम लोग एक और अन्य नाम से जानते हैं, विकासात्मक विकास। तो आपके पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे जिन्होंने आपके संज्ञानात्मक विकास, विकासात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। आगे क्या है, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे मनोविज्ञान थे जिन्होंने किसी और अन्य चीज़ पे नहीं प्रयोग किया, इन्होंने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया और क्या पाया, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनके अवस्था के आधार पर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने अपने बच्चों पर प्रयोग करके अवस्था के आधार पर विकास के चरणों को बांटा है, तो वो आपके हो जाते हैं जीन पियाजे। तो उन्होंने किस आधार पर बांटा था विकास को, अवस्था या उम्र के आधार पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या बना कि जीन पियाजे ने मतलब अपना जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से दिया था, तो अवस्था या उम्र के आधार पर 4 भागों में विकास को विभाजित किया। ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने संज्ञानात्मक विकास के 4 भागों में विभाजित किया है, तो वो है आपके जीन पियाजे। कितने भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में। संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में विभाजित किया है। यह विभाजन मानसिक विकास सिद्धांत भी कहलाता है। एक बार प्रश्न ये भी आया था कि मानसिक विकास सिद्धांत किसे कहते हैं। देखिए, आपका जो ज्ञान है बच्चा वो मानसिक यानी आपके मस्तिष्क से संबंधित है, तो इसीलिए इस सिद्धांत को एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, मानसिक विकास सिद्धांत। ठीक, तो हमारे सामने 4 नाम आ गए, संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास, विकासात्मक विकास और मानसिक विकास सिद्धांत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है, तो पहले 4 चरण को ना पढ़ के पियाजे के जो अन्य जो पॉइंट बनते हैं उनको पढ़ते हैं, फिर एक पूरी एक स्लाइड बनाएंगे जिसमें इनके चारों स्तरों को लिखेंगे जो उन्होंने बांटा था, और उनसे जो प्रश्न बनते हैं उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे बताने की। तो पहले लिखा है संज्ञानात्मक विकास के पक्ष बोलिए या पहलू बोलिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के कितने पक्ष हैं। देखिए बच्चा ध्यान रखिएगा, जब चरण पूछे जाए कि संज्ञानात्मक विकास के चरण कितने हैं तो वो 4 होते हैं, लेकिन जब कभी पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास के पक्ष कितने होते हैं, ध्यान रखिएगा यहीं पर कन्फ्यूजन होती है। क्वेश्चन रख देंगे कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास के कितने पक्ष हैं, तो पक्ष में देखिए 2 शब्द आते हैं, पा और छा, तो पक्ष 2 होते हैं आपके। कौन कौन से, संगठन और अनुकूलन। संगठन को इंग्लिश में आप सबको पता है ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जबकि अनुकूलन को इंग्लिश में हम लोग एडॉप्टेशन करते हैं। जैसे संगठन क्या कहता है, संगठन कहता है प्रत्यक्षीकरण एवं बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करना। सीधी सीधी लाइन है, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्षीकरण एवं बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करना। अब ये लैंग्वेज हो गई आपकी मनोविज्ञान की, इसको जरा सिंपल में समझिए। आप सभी लोगों को पता है कि ये क्या है, मार्कर है, लेकिन यही आप किसी छोटे बच्चे से पूछिए जिसने आज से पहले इसको नहीं देखा है। आप जब उससे पूछोगे तो उसे लगा कि ये किसी कोई खेलने की चीज़ है, ठीक, उसके लिए एक बिल्कुल नई चीज़ है। आप क्या कहोगे उससे, नहीं बच्चा ये खेलने की चीज़ नहीं, ये लिखने की चीज़ है, इसका नाम मार्कर है। तो आपने उसको इस चीज़ का प्रत्यक्षीकरण कराया। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, सामने इस चीज़ को दिखाया, ठीक। फिर उसने क्या किया, इस चीज़ को देखने के बाद जो इस चीज़ को पहले वो खिलौना समझ रहा था, अब वो इसी चीज़ को अपने मस्तिष्क में क्या करेगा, बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करेगा। यानी मस्तिष्क में जो उसके जो स्लॉट होंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा मस्तिष्क है, ठीक, इस मस्तिष्क में 2 स्लॉट होते हैं हमारे, एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष, यानी लेफ्ट एंड राइट। तो तुरंत वो क्या करेगा, जिस पक्ष में चीज़ें इकट्ठे की जाती हैं वहाँ इस चीज़ को रख देगा कि ऐसे दिखने वाली जो चीज़ होगी वो आपका मार्कर होगी। तुरंत इस चीज़ को वो क्या करेगा कि इस टाइप की दिखने वाली चीज़ क्या होगी, मार्कर होगी। भाई यही तो आपने किया ना, उसको आपने प्रत्यक्ष दिखाया और उसी प्रत्यक्ष को उसने अपने दिमाग में उतार लिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगठन कराएं, यानी चीज़ों को उसने क्या किया, संगठित किया। आपने दूसरी बार में आपने मोबाइल दिखाया तो उसने पूछा ये क्या है, तो आपने कहा ये मोबाइल है, तो उसने मोबाइल को मोबाइल वाले खाने में रख लिया, यहाँ पे उसने मोबाइल को रख लिया, ठीक, यहाँ पे
मोबाइल को रख लिया, यहाँ पे उसने मार्कर को लिख लिया। यानी जितनी भी चीज़ें आप उसको प्रत्यक्ष दिखाओगे उन सभी चीज़ों को उसने संगठित कर लिया। इसी को पियाजे ने क्या बोला, संगठन बोला। यानी इस पक्ष को पियाजे ने संगठन कहा, यानी प्रत्यक्षीकरण द्वारा बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करना। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पक्ष होता है अनुकूलन। अब कंफ्यूजन कहाँ पे आती है? कंफ्यूजन ये आती है कि ये मार्कर देखो आप लोगों को पता है ग्रीन है, ठीक, और इस टाइप का जो मार्कर होगा वो आपका ब्लू होगा। अब मैंने उसको 2 मार्कर दिखाए, मैंने कहा बेटा ये कौन सा मार्कर है, तो उसने बोला दोनों मार्कर हैं। मैंने बोला अच्छा ग्रीन वाला मार्कर कौन सा है, तो अब उसे ग्रीन वाला मार्कर नहीं पता। तो आप उसमें क्या करो, आप थोड़ा सा उसको चेंज करोगे, उसकी जो जानकारी थी ना उसमें क्या करोगे, चेंज करोगे। यही अनुकूलन कहलाता है। क्या कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान, यानी जो उसका पूर्व ज्ञान था कि ये मार्कर है, अब मान लीजिए इसके जैसे दिखने वाली चीज़ मैं एक और ले आऊँ। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इजी वाला, कि ये मार्कर है, इसके जैसे दिखने वाली मैं एक और चीज़ ले आऊँ, पेन टैप टाइप का ले आऊँ। मैं इससे पूछूं बच्चा ये क्या है, तो वो दोनों को मार्कर बताएगा। क्यों? क्योंकि आपने बता रखा है कि इस टाइप से दिखने वाली हर चीज़ मार्कर है, उसको आपने बता रखा है। लेकिन इस टाइप की जो दूसरी भी चीज़ है उसका नाम मार्कर ना हो के क्या है, पेन टैब है, ठीक। तो उसका जो पूर्व ज्ञान था वो क्या कह रहा है कि इस टाइप से हर दिखने वाली चीज़ मार्कर है। अब आप उसमें क्या करोगे, थोड़ा सा संशोधन करोगे, थोड़ा उसे बताओगे नहीं बच्चा ये मार्कर है जो बोर्ड पे लिखा जाता है और वो पेन टैब है जिससे कंप्यूटर की शीट्स पे लिखा जाता है। तो आपने क्या किया, अनुकूलन किया, अडॉप्ट कराया उसको। कैसा अडॉप्ट कराया कि उसके पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान का संशोधन कर दिया कि बेटा ये आपका पेन टैब है, ये मार्कर है। अब वो समझ गया है कि हर ऐसी दिखने वाली चीज़ आपकी क्या कहते हैं, मार्कर नहीं होती है, ठीक। यानी ऐसे दिखने वाली चीज़ मार्कर भी हो सकती है और पेन टैब भी हो सकती है। तो यही आपका क्या है, यही आपका एडॉप्टेशन है, अनुकूलन है। यानी अनुकूलन क्या कहलाता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को संतुलित करना, यानी पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्व ज्ञान और नवीन। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं तो आपको पता है कि हमारे घर के किचन का दरवाज़ा कहाँ है और हमारा बेडरूम का दरवाज़ा कहाँ है, मेन दरवाज़ा कहाँ है। ऐसे ही हम आपको मान लीजिए आपको अपने घर से अलग किसी दूसरे घर में शिफ्ट कर देते हैं, तो जब आप उस घर में जाओगे तो उस घर की डायमेंशंस अलग होगी। वहाँ पे किचन का दरवाज़ा अलग दिशा में खुलेगा, मेन डोर जो मेन दरवाज़ा होगा वो अलग खुलेगा और बेडरूम का दरवाज़ा अलग खुलेगा। तो आपका जो आप आंखें बंद करके अपने घर में कहीं पे भी चले जाते थे, अब आप उस नए घर में नहीं जा पाते हो, तो आप क्या करते हो, उस नए जगह में नहीं का, तो अब मुझे यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब अपने मन को स्थापित करने में। वही जो आप मन को स्थापित कर रहे हो वही आप क्या कर रहे हो, अनुकूलन कर रहे हो, अडॉप्टेशन कर रहे हो। यानी आप अपने पूर्व ज्ञान में इस नई जगह के नवीन ज्ञान को संशोधित करने की कोशिश कर रहे हो, उनके बीच मध्य संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हो। यही संतुलन आपका क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। और मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। पहला क्या था आपका, ऑर्गेनाइजेशन, संगठीकरण था, यानी किसी नवीन जानकारी को आप प्रत्यक्षीकरण द्वारा बौद्धिक सूचनाओं में स्थापित करना, जैसे मेमोरी लगा देना, ठीक। फिर उस मेमोरी में पुराने गाने और नए गाने दोनों को अपलोड कर लेना, ठीक। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। फिर अनुकूलन को ही हम लोग पुनः 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है आत्मसातीकरण, दूसरा होता है समायोजन। या आत्मसातीकरण को एग्जामिनाइजेशन कहते हैं, जबकि समायोजन को एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक। क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने बताया ना आपको, अब ऐसी जानकारी उसने अपने पास अनुकूल कर ली, यानी अडॉप्ट कर ली। अब होता क्या है, मान लीजिए इन 2 पार्टों में है, आत्मसातीकरण और समायोजन। जैसा आपने कुछ भी बताया था ना, उस चीज़ को उसने क्या कर दिया, आत्मसातीकरण कर लिया, यानी अपने अंदर स्थापित कर लिया। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप मोस्टली जब जानवर लेते हो तो वो 4 पैर का होता है। एक कुत्ता ले लीजिए, एक बिल्ली ले लीजिए। आपने बता दिया कि हर 4 पैर वाली चीज़ जानवर होती है। उसने कहा ठीक है सर, थैंक यू, कि हर 4 पैर वाली चीज़ जानवर होती है, ठीक है। उसने इस चीज़ को क्या कर लिया, आत्मसातीकरण कर लिया, यानी आपने बताया हर 4 पैर वाली दिखने वाली चीज़ जानवर होती है, उसने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उसने
उसके पास से एक कुत्ता निकला, ठीक। उसने कहा जानवर। आपने बोला नहीं बेटा ये जानवर नहीं है, ये जानवर तो है लेकिन इसका नाम एक है क्या, कुत्ता, ठीक। उसने समझ लिया ठीक है कि ये भैया कुत्ता था जिसकी 4 टांगें थी, उसने जान लिया। थोड़े दिन बाद उसके जैसे दिखने वाली एक बिल्ली उधर से निकल पड़ी, मान ली उसी कलर की थी, उधर से निकली। उसने बोला पापा कुत्ता, ठीक, या अंकल कुत्ता, कुछ भी उसने बोला। आपने कहा नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं है, हर 4 पैर वाली चीज़ जानवर तो होती है लेकिन एक जैसे दिखने वाली चीज़ कुत्ता नहीं होती है, ये आपकी बिल्ली है, ये आपकी क्या है, बिल्ली है। बिल्ली के भी 4 पैर थे, ठीक। तो आपने क्या किया, उसकी जो पुरानी जानकारी आपने आत्मसातीकरण कराई थी उसमें समायोजन स्थापित कराया। कैसा समायोजन कि कुत्ते का बॉक्स अलग है, बिल्ली का बॉक्स अलग है, यानी तुरंत उसने जो जानकारी इकट्ठा की थी ना कि ये डॉग वाला है ये कैट वाला है, आपने उसको अलग अलग कर दिया, ठीक। 4 पैर चीज वाली जानवर तो है लेकिन एक जैसे दिखने वाली आपकी कुत्ता नहीं होता, ना एक जैसे दिखने वाला बिल्ली होता है। कुत्ता अपनी जगह है, बिल्ली अपनी जगह है। इसी जानकारी को संशोधन करना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पियाजे के एक सिद्धांत में एक टर्म आता है जो बहुत ज़्यादा सीटेट द्वारा पूछा जाता है। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मतलब सीटेट तो अति कर देता है इसमें पूछने के लिए। टर्म क्या है, टर्म है आपका स्कीमा, छोटा टर्म है स्कीमा। जरा समझो क्या है कि बच्चे जो छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं वह मस्तिष्क से जुड़ती हैं, यानी बच्चों द्वारा या मनुष्य द्वारा की जाने वाली सभी छोटी छोटी क्रियाएं जो आपके मस्तिष्क में इकट्ठा रहती हैं, इसी को पियाजे ने एक अपना वर्ड दिया था स्कीमा। स्कीमा मतलब क्या हो गया कि बच्चों द्वारा की गई वे सभी क्रियाएं चाहे वो कितनी भी छोटी हों, जैसे पानी द्वारा मतलब कप, कोई गर्म कप है उसके द्वारा जल जाना, तो उसका क्या हुआ, अब दिमाग में एक बात स्थापित हो गई कि भैया नहीं, अगर कोई चीज़ गर्म है तो उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो जलने का खतरा रहता है। देखो बच्चे को कोई समझाता नहीं है, मान लीजिए कोई गर्म चीज़ है बच्चे ने छू लिया तो बच्चा उस गर्म चीज़ को दोबारा नहीं छूएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि गर्म चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो वही है कि छोटी छोटी क्रियाओं को मस्तिष्क से जोड़ना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। क्लियर है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब पियाजे के क्वेश्चन आते हैं तो उनके की पॉइंट है, मैंने आपको बोला था ना की पॉइंट रहेंगे आपके 2 की पॉइंट, मतलब ये क्या होते हैं, आपको सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे पहला क्या लिखा है कि भौतिक जगत के साथ अनुभव जुड़े रहते हैं, यानी जिन प्रश्नों में आपका भौतिक जगत के साथ अनुभव जुड़े हों तो उन टाइप के प्रश्नों में आप किसके सिद्धांत पे टिक लगाएंगे, पियाजे के सिद्धांत पे टिक लगाएंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, जब मैं आपको प्रीवियस कराऊंगा ना तो मैं इस पॉइंट की पूरी वैल्यूएशन बताऊंगा कितना ये तगड़ा पॉइंट था। क्या है कि जब भी आपके क्वेश्चन भौतिक जगत के साथ जुड़े हों, यानी कोई भी उदाहरण ले लिए, जैसे मान लिए 2 आपने बांट ले लिए, दिखने में एक जैसे थे, एक हल्का था एक भारी था, तो इस टाइप के जो आपके एग्जाम्पल्स होंगे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो वही मैंने लिखा है जब भी भौतिक जगत के साथ अनुभव से जुड़े प्रश्न आए तो समझ लीजिएगा पियाजे का सिद्धांत 101% रहेगा। ठीक, दूसरा की पॉइंट क्या है कि मानव बुद्धि एवं विकास के जितने भी प्रश्न होंगे वो पियाजे संबंधित होंगे। तो क्या लिखा है, मानव बुद्धि और विकास, यानी बुद्धि और विकास दोनों आने चाहिए। तो इस टाइप के जो प्रश्न होंगे वो भी आपके पियाजे से संबंधित रहते हैं। ठीक, तो इस स्लाइड में हम लोगों ने पियाजे के जो मूल चीज़ें थी वो जानी। अब पियाजे ने जो अपने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे वो अभी हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है वो पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण थे उन पर संबंधित है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण कौन कौन से थे। पहला है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है फ्रेंड्स आपका औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस चूंकि जो पियाजे का सिद्धांत है वो उम्र या अवस्था के आधार पर डिवाइड है, तो इन्होंने अपने चारों चरण में
उम्र की भी चर्चा की है। जैसे संवेदी गामक अवस्था में आप देख पा रहे होंगे जन्म से यानी 0 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक को रखा गया है। जो इनकी दूसरी अवस्था है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें आप देख पा रहे होंगे 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक को रखा गया है। तीसरी जो इनकी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस, इसमें 7 से 11 वर्ष तक रखा गया है। और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक में 11 वर्ष से 15 वर्ष तक का रखा गया है। फ्रेंड, क्वेश्चन इनसे भी आता है कि सही क्रम में लगाइए। सही क्रम कैसे? जैसे 4 एक तरफ दे देंगे संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक, ठीक। दूसरी तरफ उनकी उम्र दे देंगे, तो इनसे भी आपको मैच करना पड़ेगा। दूसरा क्या हो जाता है, कभी कभी स्टेज भी पूछ लेते हैं कि पियाजे की भी दूसरी अवस्था कौन सी है, पियाजे की तीसरी अवस्था कौन सा, पियाजे की उच्चतम अवस्था कौन सी है। तो ये उच्चतम है और ये वाली फ्रेंड्स आपकी न्यूनतम है। इसकी जो ट्रिक है वो हमारे YouTube चैनल पे पड़ी है। जब आप शॉर्ट्स वीडियो में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के पियाजे की ट्रिक है, वो ट्रिक आप देख सकते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं। पहला जो चरण है उस चीज का लिखा है संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। देखिए बालक का जन्म हुआ है और लगभग 2 वर्ष तक यह आपकी अवस्था चलती है। इस अवस्था में देख वर्ड आ रहा है आपका संवेदी। संवेदी मतलब आपके संवेदी अंग, वे अंग जिनसे आप संवेदनाएं करते हैं उस अवस्था में। भाई आप बोल तो पाते नहीं हैं, तो लिखा है बालक सभी कार्य ज्ञानेंद्रिय यानी संवेदी अंगों से करता है। संवेदी जैसे छूकर किसी चीज़ को पता करता है, रोकर अपनी बातें व्यक्त करता है, ठीक, हंसकर चीज़ों को बताता है। तो ये सभी क्या है, उनके संवेदी अंगों द्वारा भाव प्रदर्शन है, ठीक है। आँख, कान, नाक, त्वचा, इन सभी का वो अपना प्रयोग करता है अपनी बात बताने के लिए और आपकी बात की सहमति देने के लिए, ठीक। जैसे नहीं होता है कि आपने कुछ कहा कि बच्चा क्या ये लेगा, तो उसने आंखें झपका दिया, हंस दिया, तो आपको लगता है कि बच्चे को ये चीज़ पसंद आ रही हैं। तो यही सब चीज़ें जो वो करता है, ये यानी जितने भी एक्शन वो करता है, उन एक्शनों को हम लोग इस अवस्था में गामक क्रियाएं कहते हैं। कौन सी क्रियाएं कहते हैं? गामक क्रियाएं। जैसे पकड़ना, खेलना, चूमना आदि। जैसे वो बच्चा लेटा है, उसके हाथ में जैसे आप मार कर दोगे तुरंत वो मार कर देगी, कितनी कसके से पकड़ लेता है। तो उसकी कौन सी क्रिया है? गामक क्रियाएं हैं, ठीक। कोई भी चीज़ दोगे आप, कोई भी चीज़ जैसे ना बोलते हो कि छोटे बच्चे के सामने आप सांप भी रख दो तो वो उससे भी खेलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसका मानसिक स्तर उस तरीके से डेवलप नहीं है कि हमें सांप से भी कोई डर है। उसके लिए वो सिर्फ एक खेलने की वस्तु है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को हम लोग गामक क्रियाएं कहते हैं। और यह अवस्था कौन सी आपकी? संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। और इस अवस्था में प्रकाश के प्रति सचेत बहुत रहता है बालक, यानी जैसे भी उसको प्रकाश दिखेगा तुरंत वो उस और अपना रिफ्लेक्शन जरूर देगा। जैसे मान लीजिए आप टॉर्च जलाएंगे तो वो टॉर्च की तरफ देखने लगेगा, आप बल्ब जलाओगे तो बल्ब की तरफ ही देखता रहेगा। यानी उसके जो प्रकाश के प्रति सचेतना है वो इस अवस्था में ज़्यादा रहती है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा भी जाता है निम्न में से पियाजे की कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा प्रकाश के प्रति सचेत रहता है? तो संवेदी गामक अवस्था। और कुछ तो करने को होता नहीं है तो प्रकाश को ही वो देखते रहता है, ठीक। दूसरी अवस्था जो आती है वो हमारी होती है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था की अवधि कितनी है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। लगभग यह अवस्था आपके बच्चे की जो शैशवावस्था होती है उसके साथ साथ चलती है। सबको पता है शैशवावस्था की जो उम्र होती है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। तो देखिए लगभग जो 6 वर्ष यानी 4 वर्ष का काल है वो आपका पूर्व या प्राक संक्रियात्मक में आता है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालक पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है। देखिए 2 वर्ष के बाद बालक थोड़ा बहुत चलने लगता है और घर से बाहर निकलने लगता है। अब भाई घर से बाहर निकलेगा तो कहाँ खेलेगा? पड़ोस के बच्चों के साथ खेलेगा, मैदान में तो भी खेलने जाएगा नहीं। और बच्चों के साथ जब खेलता है तो कैसे खेल खेलता है? चित्र खेल खेलता है, प्रतीक खेलता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। ये प्रतीकात्मक खेल क्या होते हैं? जैसे एक चोर बन गया, दूसरा पुलिस बन गया कि मैं चोर तुम पुलिस और तुम मुझे पकड़ो। इस टाइप के जो खेल है। चित्र वाले खेल कैसे हैं? जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई 2 चित्र ले लिए और उन 2 चित्रों को अपना खुद का वो समझ लिए, उस वैसे टाइप के जो खेल होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रतीक चित्र या प्रतीकात्मक खेल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से वह किस अवस्था है जिसमें बच्चे प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं? तो पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे एक तरफ आप
आलू रख दीजिए थोड़े से, और दूसरी तरफ आप उतनी ही 1 kg का आप रुई रख दीजिए। तो बच्चे से आप जब पूछोगे ना इनमें से कौन ज़्यादा है, तो वो रुई की तरफ संकेत करे। क्यों? क्योंकि वो आकार में उसे बड़ा समझ रहा है और जो आलू हैं उनको आकार में छोटा समझ रहा है, इसीलिए जो उसको रुई है वो भारी लगेगी। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो चिंतन करने की क्षमता है, जो मूर्त चिंतन है, वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। वो सिर्फ बड़ी चीज़ों को ही बड़ा मानता है और छोटी चीज़ों को ही छोटा मानता है। तो सही अनुपात का अंतर किस अवस्था में नहीं कर पाता है? पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। तीसरा क्या है कि सही चित्र नहीं बना पाता। जैसे आप छोटे बच्चों को जब ड्राइंग कराओगे ना तो उतना अच्छा वो ड्राइंग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हाथ जो है वो स्टेबल नहीं है कि ये वाली लाइन इधर से जाएगी कि इधर से जाएगी। ठीक, आगे क्या लिखा है? सजीवता के लक्षण मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सजीवता के लक्षण, आपने जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे आप लोगों ने देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो मोस्टली गुड़ियों की तरफ भागते हैं और लड़के जो पुलिस वुलिस की ड्रेस होती है उसमें भागते हैं। जैसे अगर आप घर में छोटी बच्चियों की बात करेंगे, लड़कियों की बात करेंगे, तो देखिए वो एक गुड़िया ले आती हैं, अपना एक गुड्डा ले आते हैं, उन्हें खाना भी खिलाते हैं, उन्हें मतलब नहलाते भी हैं, पीटते भी हैं। तो मतलब एक तरीके से वो उनके अंदर अपने सजीवता के लक्षण दिखाती हैं कि यानी ये जो गुड़िया है वो जीवित है। ये कैसी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर चिंतन का विकास नहीं हुआ है। ऐसा इसीलिए ही है कि ना तो वो सही अनुपात में अंतर कर पाते हैं, ना ही भार में अंतर कर पाते हैं, और ना ही जो वो चीज़ें खेलते हैं उसमें वो अंतर कर पाते हैं कि ये सजीव है कि निर्जीव है। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे, आप जैसे जब बच्चा ज़मीन पे चलता है, खेल रहा होता है और ज़मीन पे गिर जाए और ज़मीन पे गिरते ही वो रोने लगता है, तो हम लोग ज़मीन को तुरंत पीटने लगते हैं, ज़मीन को मारने लगते हैं। क्यों मारते हैं? उसको ये दिखाते हैं कि हमने ज़मीन को पीटा है, अब ज़मीन भी रो रही है, तुम शांत हो जाओ। तो इस टाइप के जो लक्षण हैं वो आपके सजीवता के लक्षण कहलाते हैं। ठीक, तीसरी जो अवस्था हमारी आती है वो होती है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। यानी इस अवस्था में जो भी कमियां रही होंगी वो इसमें पूरी हो जाएंगी। ठीक, यानी जो भी कमी, जैसे मूर्त चिंतन की कमी थी, सही अनुपात ना कर पाने की कमी थी, भार में अनुपात ना कर पाने की कमी थी, मूर्त और अमूर्त को समझने की जो कमी थी वो लगभग आपकी मूर्त, देखो लिखा है ना मूर्त, यानी जो भी चीज़ें ठोस होंगी उन्हीं के बारे में वो बात करेगा, अन्यथा वो बात नहीं करेगा। तो ये देखिए, अगर पूछा जाए कि ये अवस्था किसके समानांतर है, तो बाल अवस्था के, यानी जो आपकी चलती है लगभग 6 से 12 वर्ष, इसके अवस्था के समानांतर है। इस अवस्था का नाम क्या है? मूर्त या देखिए ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अवधि कितनी है? 7 वर्ष से 11 वर्ष। देखिए क्या होता है इस अवस्था में? तर्क पर आधारित चिंतन करने लगता है। यानी जितना भी अब वो बात करेगा तर्क के अकॉर्डिंग करेगा। जैसे ना कि आप एक तरफ मतलब फिर से आलू रखिए, फिर से रुई रखिए, अब आप पूछिए कि कौन भारी है, तो बता देगा कि आलू ज़्यादा भारी है, रुई उतनी बड़ी आकार में दिखती है, लेकिन भार में जो भारी है वो आलू हैं आपके। ठीक, यानी 2 किलो आलू 1 किलो रुई, तो बता देगा कि 2 किलो आलू जो है वो ज़्यादा बड़े हैं, हाँ आकार जो है वो रुई का बड़ा है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो उसका जब अब जो चिंतन है वो तर्क पर आधारित है। उसने बता देना कि भार में आलू ज़्यादा है 2 किलो और 1 किलो जो रुई है वो आकार में ज़्यादा है। उसने चिंतन किया, अपना दिमाग लगाया और बता दिया। आगे भी लिखा है ना, या चिंतन मूर्त होता है, यानी ठोस होता है। जो भी उसने मतलब अपना कॉन्सेप्ट दिया है वो बिल्कुल क्लियर दिया है। सही अनुपात में अंतर कर लेता है, आकार में भी अंतर कर लेता है और भार में भी अंतर कर लेता है। अब यानी किसी भी चीज़ को जो कन्फ्यूजन उसको अपनी पहली अवस्था में, इसीलिए देखो मूर्त से पूर्व की अवस्था इसको बोला गया है। ठीक, तो जो आप उसको दिक्कत इस अवस्था में आ रही थी वो अब इस अवस्था में दिक्कत नहीं रह गई। ठीक, आगे आते हैं। अगली अवस्था जो है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था से क्वेश्चन 1-2 जरूर बनते हैं। कैसे बनते हैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, जो पूर्व वाली थी इसमें किसी प्रकार का चिंतन नहीं था, इस वाली अवस्था में मूर्त चिंतन यानी चित्रों को बनाना वो सीख जाता है। जैसे आप उसको कोई कहानी सुनाएंगे तो वो कहानी कॉमिक्स वाली समझ जाएगा। अब क्या होता है, ये अवस्था कौन सी होती है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब अब जो चिंतन उसका होगा वो अमूर्त हो जाएगा, यानी स्मरण, मनन और निर्णय। जैसे मान लीजिए आप रेडियो पे मैच देखते हैं और आपने सुना कि कोहली ने बहुत अच्छा कवर ड्राइव मारा, तो आप उस मतलब अगर इस अवस्था में है 11 से 15 अवस्था में है, लगभग किशोरावस्था। इसको हम लोग कौन सी अवस्था कह सकते हैं? किशोरावस्था, जो आपकी 12 से
18 साल तक चलती है। जैसे कोहली ने, आप रेडियो पे मान ली मैच सुन रहे हैं और कोहली ने शॉट मारा कवर ड्राइव, तो तुरंत आप अपने मन में स्मरण कर लोगे, कोहली की एक फ़ोटो भी बन जाएगी, जैसा बल्ला चला रहा होगा वैसा भी आपका आ जाएगा। यानी आप उस पूरे चित्र की मन में ही, यानी अपने दिमाग में ही क्या कर रहे हो, इमेज बना रहे हो। इसी प्रकार का चिंतन आपका क्या कहलाता है, अमूर्त चिंतन कहलाता है। यानी यहाँ पे मूर्त था, यहाँ पे आपको टीवी देखनी पड़ेगी उसकी कवर ड्राइव के लिए। अब जो कवर ड्राइव आपके दिमाग में सेव है वो तुरंत अब किस में आ गई, अमूर्त में आ गई। जैसे आप कहीं घूम के आइए और जब आप बैठते होंगे उस चीज़ के बारे में, प्लेस के बारे में सोचते होंगे, तो अगर आपने उस प्लेस को देखा है तुरंत उस प्लेस की पूरी फोटो, नहीं कहते, पूरी फोटो जो इमेज है वो आपके दिमाग में आ जाती है। तो इस प्रकार का जो चिंतन है वो अमूर्त कहलाता है। ठीक, समस्या समाधान करने लगता है। जैसे कोई भी समस्या आ गई तो उन समस्याओं को वो बहुत मतलब अच्छे से समाधान कर लेगा। ठीक, कार्यकरण में अंतर समझ जाता है, यानी कार्यकरण कि किस चीज़ में कितना काम लगता है उसी हिसाब से वो उतना काम करेगा। जैसे मान लीजिए आप इस अवस्था में बालक अगर आप देखोगे वो अपना मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट में होता है, तो वो समझ जाता है कि हमें कैसा टाइम टेबल बनाना है, किस तरीके से पढ़ना है। यानी निर्णय जो है वो स्वयं लेने लगता है। लिखा ना आपका, जो निर्णय है वो स्वयं लेने लगता है, उसके निर्णय में किसी का भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। यही वह अवस्था होती है, किशोरावस्था के पैरेलल है, जहाँ पे वो टेक ऑफ स्टेज यानी उड़ने की कोशिश करता है, अपने निर्णय स्वयं लेता है। यहाँ फ्रेंड्स एक पॉइंट छूट गया था ठोस अमूर्त में कि गणितीय संक्रियाएं करता है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, ये अवस्था आपकी बाल्यावस्था के समकक्ष चल रही है। तो देखिए बच्चा जब 6 से 12 है तो अभी छोटी क्लास में होगा, लगभग आप 12 वर्ष तक देखेंगे आप तो लगभग बच्चा वही आपका 8th तक रहता है। तो गणित के बहुत ज़्यादा जोड़ करना, घटाना करना, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो मूर्त में करता है और उन सभी चीज़ों को आगे वो अमूर्त में ले जाता है। ठीक, तो ये फ्रेंड्स जो हमारा है पूरा पियाजे का सिद्धांत था, जिसके 2 पक्ष एवं 4 खंड थे। पूरा अच्छे से इसको मैंने डिस्कस कर लिया है। इससे बेस्ड जितने भी प्रश्न होंगे आपके 2011 से लेकर 22 तक, वो सब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में करा दूंगा। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।